बेटे, हम लोगों ने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा, किसमें? अपने इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें भी हम लोगों ने देखी, वो पूरा का पूरा पार्ट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। ठीक है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन आया उसको देखा गया, फिर चीजों को वहां पर एक्सप्लेन किया गया, राइट। लेकिन अब जो आगे का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट। तो यहां पर क्या है कि हम कैसे वो चीजें डिराइव्ड हुई उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। यहां पर हम सिर्फ उनके रिजल्ट्स को पॉइंट आउट करेंगे जिनके बारे में आपको जानना है। वो रिजल्ट्स कैसे डिराइव्ड होके आए मैथमेटिकल इक्वेशंस से, उसके बारे में यहां डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, वो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, राइट। अभी बेटा जैसे एक सिंपल तरीके से मैं यहां पर बात करूं, तो जैसे आप बात करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है, हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी वही न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे बॉल हो गई, एक कार हो गया, एक लड़का दौड़ रहा है, रॉकेट है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड है। क्लियर? और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये दो चीजों को फॉलो नहीं करती है। क्या? इट डू नॉट फॉलो, इट डू नॉट फॉलो dual nature of matter, dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मैंने बताया इट इज applicable for macroscopic objects, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अप्लीकेबल है, जैसे बॉल हो गई, कार, ट्रेन, प्लैनेट, etc। ठीक है बेटे। अब जैसे मान लो कि इट इज नॉट अप्लीकेबल, इट इज नॉट अप्लीकेबल, किस लिए? अप्लीकेबल फॉर, हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अप्लीकेबल या इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट, फॉर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक फास्ट मूविंग पार्टिकल,
फास्ट मूविंग पार्टिकल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो हैं लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जब बहुत छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, वो फास्ट मूव करते हैं, वैसी सिचुएशन में क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता है या उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फिर वहां पर एक रिक्वायरमेंट आई और वहां पर फिर जो है एक नई मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की गई एंड दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। It take in account both what dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. ठीक है बेटे, अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमको स्टडी क्या करना है? देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्सिमम जो पार्ट आप स्टडी करोगे दैट इज रिजल्ट्स। जो भी डेरिवेशन, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किए गए उनके बेसिस पर जो भी रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को डायरेक्ट हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा हम देख लें कि क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग में एक इक्वेशन जनरली बुक्स में इसका नाम दे देता है और ये सिलेबस में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब है और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो जितने पार्ट से क्वेश्चन आते हैं मैं वो हर एक पार्ट धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। पहला बेटा, ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। अलग अलग किताबों में इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज मिल सकती है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या? इट इज अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो तरीके के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि टाइम डिपेंडेंट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट क्या है। एक इक्वेशन जो आपको जिसको बस केवल जानना है वो है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन बेटा, इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आप d भी लिख सकते हो, डेल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते ही मतलब बुखार आता है, ठीक है ना, कि ये क्या चीज है। देखो, इसका न तो आपको डेरिवेशन पढ़ना है, न तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन एज इट इज लर्न करना है, ठीक। याद रखो, अगर कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका जो जिन जिन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, जो कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हर एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज मैं बता दे रहा हूं, आप उसे ध्यान रखना, राइट। सबसे पहले तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि यहां पर जो ये E यूज किया जा रहा है, टोटल एनर्जी टर्म है, V पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, ठीक है ना। M जो है मास के लिए यूज किया जा रहा है, H प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जानते ही, राइट। यहाँ पे बेटे देखो, अगर हम यहाँ से साई को कॉमन ले लें इन तीनों में से ना, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक। और बाहर इसके क्या आ गया, साई प्लस वही सेम 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ जो ये पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू, इसको ऐसे हम इन्वर्टेड ट्रायंगल से ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक, दिस स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है। तो दिस इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ये चीज याद रखोगे, इस इक्वेशन, ठीक, जहां पर इसको क्या बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। आप स्क्वायर में ले सकते हो पूरा एक साथ, ये पूरी वैल्यू लैप्लेशियन ऑपरेटर। E टोटल एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी है, और M क्या है, मास है, राइट। इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ several solutions, some are imaginary, जो कुछ सोल्यूशन ऑब्टेन होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और वैलिड नहीं होते हैं, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, ठीक है बेटा। जो इसके सोल्यूशन ऑब्टेन होंगे वो बहुत सारे सोल्यूशन ऑब्टेन होंगे, उसमें से कुछ सोल्यूशन जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे और वैलिड नहीं होंगे, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखना, मैं एक सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं
कि सपोज करो स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक है, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहे हैं। इसके जो सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन होंगे उसमें से कुछ इमेजिनरी होंगे और वैलिड नहीं होंगे, कुछ वैलिड होंगे। ये साई आ गया, और इसका अगर हम स्क्वायर कर देना, साई का स्क्वायर, देखो साई क्या है, साई इज अ वेव फंक्शन। साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन, जो वैलिड सॉल्यूशन है स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन का। और आप यहां पर समझो कि साई इज अ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, साई वेव फंक्शन, और इट इज सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, इट इज मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। ये सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, साई जो होता है वो सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे आप पढ़ते हो ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, सर्किल का इक्वेशन होता है, तो सबके अलग अलग इक्वेशन होते हैं। तो वैसे ही साई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, विच हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, विच हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। अब मतलब इसको ऐसे समझो ना, जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, दो फंक्शन है y है x है, उनके बीच का अपना रिलेशन एक बता दिया। तो वैसे ही साई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, उनके द्वारा जो कुछ टर्म्स हैं उनको आपस में क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा साई स्क्वायर, क्या चीज, साई स्क्वायर, राइट। साई स्क्वायर जो है, इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगा कौन, साई स्क्वायर। ये मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को टारगेट करके आपको बता रहा हूं जिन पॉइंट्स से आपको क्वेश्चन बनते हैं, और आसानी से आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन हो जाए, उसी पॉइंट को मैं टारगेट करके आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है बेटे। अब क्या है, आपको ये चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्या, कि जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक हमको देखना है ना, वो टॉपिक हमें देखना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अच्छा, अगला टॉपिक तो चलो क्वांटम नंबर हम देखेंगे, ऑब्वियस चीज है, नाम से पता चल रहा है कुछ नंबर टाइप का होगा। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि भाई जब क्वांटम नंबर हमें देखना है तो हमको ये जो चीजें ऊपर पढ़ाई गई, इन चीजों का फिर कहाँ एप्लीकेशन है, या इनसे कैसा क्वेश्चन आना है। तो पहली बात तो बेटा, जैसे इसमें आप इस इक्वेशन को एज इट इज लर्न याद रखोगे, ये पूरा इक्वेशन लैप्लेसियन ऑपरेटर, साई वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताता है। इसके अलावा एक जो यहाँ पर और पार्ट है जो पूछा जाता है, और वो भी आप इस ध्यान रखेंगे कि जो साई है ना, इस साई की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो साई की वैल्यू जो है बेटा ना, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए।
तो इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना, राइट। वर्क फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है। अब बेटा हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। देखो, इन्हीं स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स के पूरे एप्लीकेशन से ये क्वांटम नंबर्स डिराइव्ड हैं। कैसे डिराइव्ड हैं, क्या है, वो चीजें आपको एकदम नहीं जाननी है, राइट। क्वांटम नंबर से और जो ऊपर की ये चीजें हमने पढ़ी उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछता है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वांटम नंबर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। क्वांटम नंबर जो है बेटा, मैं आपको बता दूं कि क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के हैं, ठीक है, 4 टाइप के, राइट। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर एक तरह से देखो, अगर एक हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताते हो भाई? आप अपना कंट्री बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो, उसके बाद सिटी बता सकते हो, वहाँ पर सिटी के अंदर जो है लेन नंबर, मकान नंबर, फादर का नाम, ये सारी आपके अपने एड्रेस की तरह काम करते हैं। वैसे ही ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सॉरी क्वांटम नंबर, ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक, उसके एक एड्रेस की तरह ये पूरा काम करता है, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर हमें बताता है, ठीक है। तो कैसे बताता है और कौन कौन से क्वांटम नंबर है, राइट, ये सब चीजें जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यहां पर बेटा आप ध्यान रखना कि इसके जो 4 पार्ट है ना, एक तो बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल से इंडिकेट किया जाता है। तीसरे को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम एस या स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं पर आपको एम एस भी मिलेगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और एक हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे बेटा हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है या क्वांटम नंबर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर derived from Schrodinger wave equation, wave equation, Schrodinger wave equation या क्वांटम मैकेनिक्स से जो क्वांटम नंबर डिराइव्ड है वो क्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर वहां से डिराइव्ड नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप दिमाग में रखोगे। जब भी पूछा जाए तो आपको बताना कि 4 क्वांटम नंबर में कौन से स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है, तो पहले 3। स्पिन क्वांटम नंबर वहां से डिराइव्ड नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, पाम्स, क्लियर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो डिराइव्ड नहीं है। अब यहाँ ये मत कह देना प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, नहीं, यहाँ ये आपको ट्रिक बताया जा रहा है याद करने के लिए। स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन जो है एस, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन से कौन से 3 डिराइव्ड हैं? पहले 3, पाम,
राइट। स्पिन क्वांटम नंबर वहां से डिराइव नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये पूरा पार्ट एक छोटा सा वो पार्ट था जो कि एक्चुअल में सिलेबस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव्ड है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ आपको डिस्कस किया। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि आपको यहाँ चीजें याद क्या रखनी है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि ये 3 क्वांटम नंबर स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है, स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव्ड नहीं है। साई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये जो है वैलिड सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। साई स्क्वायर ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिसको मैं प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करूंगा, वहां पर आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो वो पार्ट यहां आप याद रखेंगे कि साई स्क्वायर क्या है, कि साई स्क्वायर जहां होगा, साई स्क्वायर की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। राइट। उसके अलावा जो है आपको ये स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन का एक फॉर्म है, इनको आप याद रखना, बस इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। बाकी क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।